नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेकराम विश्नोई, प्राध्यापक इतिहास। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। फाहियान का भारत वर्णन या फाहियान की भारत यात्रा। दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। उसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि फाहियान एक चीनी यात्री था और वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। और फाहियान आपको पता है, उसका नाम जो है फाहियान, और फा शब्द का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य। तो उसके नाम का जो तात्पर्य है, फाहियान नाम से जो तात्पर्य है वो है धर्माचार्य या धर्म का आचार्य। फाहियान का बचपन का नाम कुंड मिलता है या कुंड मिलता है, ध्यान रखना। और उनका जो वर्णन है, भ्रमण जो वृत्तांत है, वो चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का स्पष्ट निरूपण मिलता है। ठीक है दोस्तों। और उसने अपने समकालिक शासक का नामोल्लेख नहीं किया है उसे अपने भारत यात्रा वृत्तांत में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का उसके वृत्तांत में वर्णन नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य है उसका वर्णन उसका है उसे वृत्तांत में मिलता है। वो बताता है कि गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था किसी भी अपराध के लिए, लेकिन कहा जाता है कि अगर राजद्रोह होता तो केवल उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ये ऐसा फाहियान लिखता है। और उन्होंने लिखा है कि गुप्त काल में बूचड़ खाने और मदिरालय नहीं थे और ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। और चांडाल शब्द का वर्णन करने वाला फाहियान प्रथम विदेशी यात्री था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। और मध्य देश के लोग सूअर और पक्षियों को नहीं पालते थे, पशुओं का व्यापार भी नहीं करते थे, ऐसा भी फाहियान कहता है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, इससे संबंधित काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फाहियान का भारत वर्णन या फाहियान की भारत यात्रा। तो फाहियान 399 को भारत के लिए रवाना हुआ और कहा जाता है कि वो लगभग 15 वर्ष तक यात्रा वर्ष भी इसमें शामिल है, भारत में रहा। ठीक है। फिर फाहियान आपको पहले ही बता दिया मैंने, ये विदेशी यात्री था और विदेशी में भी कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। भारत में उसका जो भ्रमण काल है या भारत में आने का जो उसका काल है वो बताया जाता है 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में, यानी लगभग 15 वर्ष का उसका भ्रमण काल माना जाता है। ठीक है। फाहियान चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल होता हुआ खोतान, पामीर, स्वात, गांधार और फिर भारत। और भारत में वो कहाँ पहुँचा? सबसे पहले पेशावर और उसके बाद में पंजाब। ठीक है। भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था फाहियान का? यानी मुख्य उद्देश्य था धार्मिक, या फिर धार्मिक में भी कैसा? बौद्ध धर्म से संबंधित उसका शोध करना और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की ही यात्रा करना। फाहियान का जन्म चीन में हुआ है, आपको पता ही है। ठीक है। और चीन में वू यंग नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ। बचपन का नाम उसका कुंड था, याद रखना। पिता बौद्ध धर्मावलंबी था
यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और फाहियान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो फा शब्द का अर्थ होता है धर्म और हियान शब्द का अर्थ होता है आचार्य, अर्थात धर्म का आचार्य या धर्माचार्य। समझ गए? यानी फाहियान नाम का जो अर्थ है वो क्या है? धर्माचार्य। ठीक है। फिर फाहियान ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। कब के? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत का जो वर्णन है, यात्रा वृत्तांत है फाहियान का, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? और ये कई बार सवाल राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है और RS कंपटीशन परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यानी फाहियान ने तत्कालीन समाज का मतलब गुप्तकालीन समाज में उसने कहा कि शाकाहार का प्रचलन था, कोई भी मांसाहारी नहीं था। ठीक है। दूसरी पहली विशेषता तो होगी कि समाज में शाकाहारी थे। दूसरी विशेषता क्या है कि जनता लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करती थी। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद बताता ये ब्राह्मणवाद का प्रभाव है। तीसरा क्या है? अस्पृश्यता विद्यमान थी। लेकिन चौथा में बताया कि आम जनता का जीवन सादा जीवन था और अहिंसक था। सादा जीवन, अहिंसक, किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करना। पांचवा, समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। और छठा, ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्था में था। ये गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, आपको पता ही है। सातवां, प्रजा दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। याद रखना, प्रजा किसमें? दान पुण्य में विश्वास करती, धर्म में विश्वास करती, पाप पुण्य में विश्वास करती, लोक परलोक गमन में विश्वास करती और पुनर्जन्म में विश्वास करती। इसीलिए सभी अच्छे कार्य करते थे और बुरे कार्य कोई भी प्रजा नहीं करती थी। आठवां बताता है कि प्रजा सुखी थी, प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। ये फाहियान वर्णन करता है गुप्त काल के समय का। प्रजा पर करों का बोझ बिल्कुल नहीं था, यानी न के बराबर था, बहुत ही कम। आपको पता है राजस्व, आपको पता है 1/4 से लेकर के 1/6 तक होता था। तो टैक्स बहुत ही कम लिया जाता था। 10वां है कि दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, आपको पता ही है। आर्थिक दंड दिया जाता था, कोई भी अपराध के लिए आर्थिक दंड दिया जाता था। लेकिन विशेष नोट ध्यान रखना, राजद्रोह के लिए आपको शारीरिक दंड दिया जाता था, उसका दायां हाथ काट लिया जाता था। ध्यान रखना, मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना इसना। किस लिए? कि दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। दंड व्यवस्था, आर्थिक दंड व्यवस्था दी जाती थी, लेकिन राजद्रोह के लिए कोई भी बख्शा नहीं जा सकता था उसको। और राजद्रोह के लिए उसका, किसी भी अपराधी का दायां हाथ काट दिया जाता था कि वापस कोई भी इस राजद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं हो सके, इसलिए। ठीक है। फिर अपराध नगण्य थे, यानी गुप्त काल में अपराध न के बराबर थे। उन्होंने, फाहियान ने बताया कि संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में अपराध, किसी प्रकार का कोई अपराध देखने को नहीं मिला। चोर डाकुओं का भय भी नहीं था। ये भी बहुत ही बड़ी बात है गुप्त काल के दौरान। फिर 13वीं विशेषता बताता है फाहियान कि राज्य प्रजा के निजी विषय में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आपको पता ही है कि श्रेणी बनी हुई थी, श्रेणी संगठन बना हुआ था, सारे अपने अपने व्यापार में लिप्त और स्वतंत्र थी श्रेणियाँ। तो राज्य प्रजा के निजी विषय में हस्तक्षेप नहीं करती थी। बड़ी बात है कि राजा प्रजा के निजी विषय में कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी। 14वां पॉइंट है कि जो मुख्यतः कौड़ियाँ और वस्तु विनिमय ही व्यापार का आधार थी या व्यवसाय का आधार की थी। कौड़ियाँ अथवा वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तुएं या फिर कौड़ियाँ।
15वां है, पाटलिपुत्र के निवासी बड़े संपन्न थे, धनी थे और दान देने और जनहित कार्य के लिए तैयार रहते थे। ये 15वीं विशेषता पाटलिपुत्र की के आधार पर बताया गया। यानी फाहियान ने पूरे गुप्त साम्राज्य की विशेषता के आधार पर बताया। 16वीं विशेषता कि उज्जैन, कन्नौज, प्रतिष्ठान, ताम्रलिप्ति ये प्रमुख व्यापारिक नगर थे। इस प्रकार से फाहियान ने भारत की बड़ी अच्छा वर्णन किया कि वह बताता है कि लोग कोई भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, न मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग करते थे, है ना, न, और वे किसी प्रकार की कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी विशेषता है गुप्त काल की, जो कि एक विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की बढ़ चढ़ करके विशेषता बताई है। और उसने एक चीज़ चांडाल के बारे में मैंने आपको बताया कि वो अपवाद है, वो वर्णन करता है कि चांडाल समाज से बहिष्कृत होते थे, और चांडालों का जो वर्णन करने वाला है वो प्रथम विदेशी यात्री फाहियान ही है। और देश में क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था और वस्तु विनिमय का अधिकांश प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। चलिए सवाल लिखिए, फाहियान किस शासक के समय भारत आया? फाहियान किस शासक के समय भारत आया? नेक्स्ट, फाहियान शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। फाहियान शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। नेक्स्ट, फाहियान भारत कब आया? मतलब ये आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखना। 399 से 414 वाला वो भ्रमण वर्ष लिखना है। ठीक है, फाहियान भारत कब आया? नेक्स्ट, फाहियान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? फाहियान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट, फाहियान के यात्रा वृत्तांत का वर्णन कीजिए। फाहियान के यात्रा वृत्तांत का वर्णन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में भी नए छोटे छोटे रोचक वीडियो लाऊंगा, और भी अधिक रोचक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास जारी है, जिससे आपको सरल से सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। देखने से पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उनके उत्तर मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप मेरे WhatsApp पर अवश्य भेजें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।